हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो वीडियो है वो अगेन B.Ed सेमेस्टर 4 का है। सब्जेक्ट कोड है B401, एजुकेशन एंड कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। यूनिट 3 आज हम पढ़ने वाले हैं कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। एंड टॉपिक जो आज का है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें क्योंकि हम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है वो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर आर्टिकल 45 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आर्टिकल 45 कहता है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड within a period of 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years। एंडिवर का मतलब होता है ट्राई टू हार्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वो। तो यहाँ पर ये कहा गया था कि जैसे ही ये संविधान लागू हो रहा है, यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो इनैक्ट हो रहा है, वहीं से 10 ईयर्स बाद तक ये सिचुएशन आ जानी चाहिए कंट्री में कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है हर उस बच्चे को मिल सके जो कि 14 ईयर्स तक की एज का हो। यानी कि 14 ईयर्स तक की एज तक, जब तक कि वो 14 ईयर्स का नहीं होता तब तक उसे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। द एक्सप्रेशन स्टेट विच अकर्स हियर इज डिफाइंड इन आर्टिकल 12 टू इंक्लूड द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो अब यहाँ पे जो स्टेट वर्ड यूज़ करा गया था कि भाई स्टेट ने कोशिश करनी है, उन्होंने पूरा दे हैव टू वर्क हार्ड कि कैसे टारगेट अचीव हो। तो स्टेट का मतलब इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, गवर्नमेंट भी आती है, पार्लियामेंट भी आता है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर, स्टेट, लोकल अथॉरिटीज़ जितनी भी हैं वो सब के सब इसमें आती हैं। तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अप्लाई हुआ था इंडिया में, उसके विद इन 10 ईयर्स के अंदर जो है ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए था। तो यानी 1950s में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता तो 1960 के तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पे क्लियरली आर्टिकल 45 बताता है इस चीज़ को, द प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल फ्री कंपलसरी एजुकेशन बिकम्स द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 45 ये कहता है कि भाई आपकी जो भी गवर्नमेंट है, सेंटर, स्टेट, सब कुछ, वो सब मिलाकर उनको कलेक्टिवली वर्क करना था और करना है ताकि वो फ्री एजुकेशन, यूनिवर्सल एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाएं। In the Constitution, it was laid down that by 1960s, compulsory education must be provided for all children up to the age of 14। और कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ मेंशन है कि 1960 तक ये चीज़ अचीव होनी थी कि 14 ईयर्स की जो एज है वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको यानी 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना था। बट अनफॉर्चुनेटली दिस डायरेक्टिव कुड नॉट बी फुलफिल्ड। द सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू मेक प्रॉपर फाइनेंशियल प्रोविजन फॉर दिस पर्पज़। और हुआ क्या कि ये जो टारगेट था ये पूरा नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पे अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट्स उनको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करना था। और साथ ही साथ यहाँ पे एक पॉइंट और है कि प्रॉपर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी जो है वो प्रोवाइड करना था सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो रिसेंट अगर कुछ ईयर्स में हम बात करें तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं हेल्प किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्प किया है स्टेट गवर्नमेंट्स को, ताकि वो अपने वहाँ पे एजुकेशन को जो है वो इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि एजुकेशन है तो यहाँ पे फॉर श्योर लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो अगेन सेकंड पॉइंट हमारा कहता है लैंग्वेज सेफगार्ड्स। तो आर्टिकल जो हमारा 29(1) है वो ये कहता है कि कोई भी सेक्शन जो है सिटीजन का जो कि कंट्री के अंदर रहता है या मतलब इंडिया में है या इंडिया के किसी भी पार्ट में है और उसकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है यानी डिफरेंट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है, तो उसके पास पूरा राइट है कि वो अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को, ठीक है, सेव कर सके, बचा सके। Article 350B provides for the appointment of a special officer for linguistic minorities to investigate into all the matter relating to safeguards provided for linguistic minorities under the Constitution। So Article 350B ये कहता है कि एक स्पेशल ऑफिसर जो है उसको अपॉइंट किया जाएगा ऐसे एरियाज़ में, ऐसी जगह जहाँ पे कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि उनकी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है और उनकी लैंग्वेज को कैसे सेफ गार्ड किया जाए, ये सारी चीज़ें जो है वो ऑफिसर स्टडी करेगा एंड साथ ही साथ वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको हेल्प भी करेगा। तो इसके थ्रू अगेन एजुकेशन, इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो भी लैंग्वेज है उस लोकल लैंग्वेज में उनको एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करी जाए। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है थर्ड पॉइंट, और वो कहता है एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। यानी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि जिनकी आप कह सकते हैं पॉपुलेशन कम है या वो बहुत कम नंबर में है, उनकी एजुकेशन। तो आर्टिकल 30 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो इसी से रिलेटेड है और वो कहता है कि भाई कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हैं
वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के क्या होंगे रिलेटेड टू माइनॉरिटीज़। तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई है कि ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। यानी ऐसे लोग जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी में आते हैं या फिर रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटीज़ में आते हैं, उनके पास पूरा राइट होगा कि वो खुद का इंस्टीट्यूट जो है वो इस्टेब्लिश कर सकें, साथ साथ एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, जो भी मतलब उनकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंगली। सेकेंड पॉइंट कहता है द स्टेट शेल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अ माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। साथ ही साथ ये आर्टिकल ये भी कहता है कि भाई स्टेट यानी कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी हाल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी इन ग्रांटिंग एड्स, यानी कि जो स्टेट होती है वो हेल्प करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूशंस को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को। तो यहाँ पर कहीं पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी डिफ्रेंसिएशन नहीं होना चाहिए ये इस बेसिस पे कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लोग एक पर्टिकुलर कॉलेज को मेंटेन करते हैं, या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की बात करी जाए कि कुछ ऐसे जो कि कोई अलग टाइप की लैंग्वेज बोल रहे हैं और उनका कॉलेज है तो गवर्नमेंट उसको एड प्रोवाइड ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर इस आर्टिकल में यानी आर्टिकल 30 में ये चीज़ क्लियरली मेंशन करी गई कि ऐसा डिफ्रेंसिएशन नहीं होना चाहिए बल्कि इक्वालिटी होनी चाहिए सबके बीच में। देन बात आती है पॉइंट 4 की, दैट इज़ एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन। तो वीकर सेक्शन अगेन जो कि हमारी सोसाइटी का वो पार्ट जो कि वीक होते हैं इकोनॉमिकली। तो यहाँ पे आर्टिकल 15, 17, 46 जो है इनके राइट्स को सेफ गार्ड करता है, इनके इंटरेस्ट को बचाता है। लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पे, दैट इज़ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो SC ST जो है उनके केस में भी उनको प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 15, 17, 46। आर्टिकल 15 कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। यानी कि यह आर्टिकल ये कहता है 15 कि भाई कोई भी क्लॉज हो, चाहे वो क्लॉज 2 हो आर्टिकल 29 का, स्टेट को नहीं रोक सकता स्पेशल प्रोविजंस या एडवांसमेंट अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो कि सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो उनको भी ये राइट है पूरा कि उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि स्टेट को भी यहाँ पे रोके। अंडर Article 46 of Constitution, the federal government is responsible for the economic and educational development of the scheduled caste and scheduled tribes। साथ ही साथ जो हमारी गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है उनके भी डेवलपमेंट के लिए, चाहे SC हो चाहे ST हो। आर्टिकल 46 जो है वो स्टेट करता है। इट स्टेट्स द स्टेट शेल प्रमोट विद special care the educational and economic interest of the weaker sections of the people and in particular of the scheduled caste and scheduled tribes and shall protect them from social injustice and all form of exploitation. This is one of the directive principle of state policy। तो directive principle of state policy का भी ये पार्ट है कि भाई इनके इंटरेस्ट्स को भी बचाया जाना चाहिए, इनको भी इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए और इनको भी अपॉर्चुनिटी एजुकेशन से रिलेटेड या फिर सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोवाइड की जानी चाहिए, यानी कि SC एंड STs को। देन बात आती है हमारे 5th पॉइंट की, दैट इज़ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इक्वालिटी जो आपको प्रोवाइड करनी है, सबको इक्वली ट्रीट करना है। तो आर्टिकल 29(1) जो है वो कहता है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। तो कहता है आर्टिकल 29(1) कि भाई कोई भी सिटीजन जो है उसको एडमिशन देने से आप मना नहीं कर सकते किसी भी इंस्टीट्यूशन में, और स्पेशली वो जो कि स्टेट के थ्रू मेंटेन हो रहा है या फिर रिसीव कर रहा है सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट या स्टेट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, लैंग्वेज। मतलब ये सारी चीज़ों के बीच में डिस्क्रिमिनेट करके आप किसी को मना नहीं कर सकते कि भाई इस कॉलेज में एडमिशन आपको नहीं देंगे। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव ऑल्सो अडॉप्टेड द 4-fold आइडियल ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन 4 मेन फोल्ड्स को यानी आइडियल्स को लेके चलता है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बोला गया कि हर इंस्टीट्यूशन को भी ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, हर एक पर्सन जो है इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए इन द आइज़ ऑफ मतलब लॉ, जैसे है नॉर्मली वैसे ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी। द फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी क्लियरली सिग्निफाइज दैट इन द आइज़ ऑफ लॉ नो डिस्टिंक्शन कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एनी पोजिशन, कास्ट, क्लास और क्रीड। Side by side, the right of equality of opportunities for all is also to be provided.
द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ मीनिंगलेस अनलेस देयर आर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वंस एजुकेशन। तो भाई ये भी कहा गया कि इक्वल राइट सबको मिल रहा है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी सेम चीज़ है कि जब तक एजुकेशन इक्वली सबको नहीं मिलेगी तब तक ये राइट अचीव नहीं हो सकता या टारगेट अचीव नहीं हो सकता। तो यानी कि कॉलेजेस को भी जो लोग हैं या जो बच्चे हैं उनको इक्वली ट्रीट करना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि वो कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं, कौन सी कास्ट के हैं, कौन से क्लास के हैं, कौन सी क्रीड के हैं। देन 6 पॉइंट हमारा कहता है इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग। तो इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग से तो आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि हमारी जो भी मातृभाषा है उसमें पढ़ाया जाना चाहिए। तो आर्टिकल 26(1) जो है वो कहता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। तो ये हमने अभी स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था जहाँ पर हमने लैंग्वेज को कंजर्व करने की बात करी थी। तो अगेन आर्टिकल 26(1) यही कह रहा है कि भाई कोई भी सिटीजन अगर इंडिया में रहता है, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, तो उसके पास पूरा राइट है कि अपनी लैंग्वेज को वो सेव कर सके, यानी बचाए। देन आर्टिकल 350A कहता है कि इट शैल बी एंडेवर ऑफ ईच स्टेट एंड एवरी लोकल अथॉरिटी टू प्रोवाइड एडुकेट फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन दी मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप। तो अगर ऐसा ग्रुप है जिसकी लैंग्वेज डिफरेंट है तो वहाँ पर जो प्राइमरी स्टेज है एजुकेशन का, वहाँ पर उस बच्चे को उसी के लैंग्वेज में जो है पढ़ाया जाना चाहिए, उसी की मदर टंग में उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। ये आर्टिकल 350A जो आपको कहता है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने 1952-53 में रिकमेंड किया था दैट द मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज शुड जनरली बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन थ्रू आउट द सेकेंडरी स्कूल स्टेज सब्जेक्ट to the provision that for linguistic minorities a special facility should be made available। So ये जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था 1952-53 में, उसने भी ये चीज़ रिकमेंड करी थी कि भाई थ्रू आउट द सेकेंडरी लेवल जो है वो वहाँ पर प्रोविजन होना चाहिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, या फिर स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जानी चाहिए ऐसे केसेस में जहाँ पे लैंग्वेज की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो मदर टंग में ही उनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाने चाहिए। इसके अलावा कोठारी कमीशन ने 1964 से 66 के बीच में, यानी कि जो स्टडी किया था, has also said that at the college and university stage the mother tongue should be the medium। तो उन्होंने भी कहा था कि भाई कॉलेज हो या फिर आपका यूनिवर्सिटी स्टेज हो, वहाँ पर मदर टंग में ही इंस्ट्रक्शन जो है वो दिए जाने चाहिए। अब बात करते हैं 7th पॉइंट की, दैट इज़ सेक्युलर एजुकेशन। सो इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री, सभी को पता है, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, आई थिंक यही बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये प्रोवाइड करता है कि भाई चाहे कोई माइनॉरिटी हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, लैंग्वेज के बेसिस पे हो, उन सबको फुल राइट जो है दिया जाना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। वो जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहते हैं उनको वहाँ पे मतलब ऑप्शन मिलना चाहिए कि वो अप्लाई कर सकें। रेफरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन गिवन इन इंस्टीट्यूशन अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट शुड नॉट बी इंटरफेयर्ड विद इवन इफ सच इंस्टीट्यूशंस आर हेल्ड बाय द स्टेट। तो इसका एक सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट हैंडल कर रहा है, फंड दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर इंटरफेयर करने का उसका कोई लॉजिक नहीं बनता कि वो किस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं या किस रिलीजन के फॉर्म में वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। आर्टिकल 25(1) जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गारंटी करता है ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू हैव फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। तो सिंपल सा फंडा है कि हर जो पर्सन है उसके पास राइट है, वो जो चाहे जैसा रिलीजन चाहे उसको फॉलो कर सकता है, कोई भी बाउंडेशन स्टेट की तरफ से नहीं होगी। आर्टिकल 28(1) स्टेट्स नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इफ़ होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जिसको गवर्नमेंट पूरी तरह से मेंटेन करती है, गवर्नमेंट फंड के थ्रू होता है, तो वहाँ पे किसी भी टाइप की कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है वो नहीं दिए जाएंगे, यानी स्पेसिफिक रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है वो नहीं दिए जाने चाहिए। देन पॉइंट 8 आता है हमारा, जो कि लास्ट पॉइंट है वुमेंस एजुकेशन को लेके। आर्टिकल 15(1) जो है वो प्रोवाइड करता है आपको कि स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्रुप्स ओनली ऑफ सेक्स। सो ये पॉइंट ये कहता है, या आर्टिकल ये कहता है कि भाई मेल एंड फीमेल के बीच में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होना चाहिए। जितनी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मेल्स को मिल रही है उतनी फीमेल्स को भी मिलनी चाहिए। आर्टिकल 15(3) जो है वो कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। यानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इस आर्टिकल में या कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि गवर्नमेंट को रोके या स्टेट को रोके कि वो कोई स्पेशल प्रोविज़न बनाए वुमेंस या चिल्ड्रन के लिए। यानी इन शॉर्ट कि जो स्टेट है
वो वुमेंस के लिए, बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन उनके ऊपर कोई रोक नहीं लगाएगा। साथ ही साथ जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रही है वहाँ पे भी वुमेन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रमोट करने की बात करी गई और बहुत सारे प्रोविजंस वहाँ पे भी रखे गए थे। सो ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और साथ साथ हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन से और टॉपिक्स हैं जिन पर वीडियोस देखना चाहते हैं, या इस वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा, या इस वीडियो में क्या कुछ बेहतर हो सकता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।